चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग क्लास 11 कॉस्ट एंड टैक्स सेमेस्टर 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप मिलाते जाइए सॉल्यूशन कि आपका सही है कि गलत है और कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा एरिया है जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। तो आंसर होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीका से होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग तरीका से होता है। मार्क करिए, हाईलाइट कर दिया। सही था क्या? कितना है? 26। उसके बाद इसमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? इसमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कॉस्ट अकाउंटिंग का रिजल्ट नहीं। करिए। नेक्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट मतलब खर्चा कौन सा चीज से निकालते हैं? पर मीटर। सही है। अच्छा, अगला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, घटता है। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस। आंसर क्या होगा? ये देखो, डिक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट। एक्चुअली पूछा ना वेरिएबल कॉस्ट, टोटल नहीं पूछा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट ना कांस्टेंट रहता है वेरिएबल कॉस्ट का। गलत हो गया होगा आप लोग का, बात समझे ना? ये क्वेश्चन गलत हो गया, गलत होने वाला क्वेश्चन है। अगर पूछता वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है तो आप बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, तो पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। देखिए अगला ना, आइए, एलिमेंट के हिसाब से खर्चा कितना तरह का है? तो एलिमेंट के हिसाब से ना ये कॉस्ट का टाइप है। बिहेवियर के हिसाब से कौन सा कॉस्ट का टाइप है बताइए? फर्स्ट वाला। और फंक्शन के हिसाब से ये वाला, याद रखिएगा। ये सब याद करोगे घर में आके, इसलिए पेपर आपको दिया जाता है, पेपर सॉल्व कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना बोलिए? 5। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन ना, मारो। इधर आइए, 5 क्वेश्चन डन। किसी का पांचों सही था क्या? नहीं, पांचों सही था। किसी का तो 30 नंबर आया ही नहीं इसमें। कॉस्ट टैक्स में किसी के, इतने स्टूडेंट में किसी का 30 मार्क्स नहीं आया, 30 मार्क्स भी नहीं आया। फिक्स कॉस्ट आर फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स ओवरहेड। इसमें से कौन सा, क्वेश्चन समझिए, इसमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट है? नहीं है फिक्स कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें से कौन सा फैक्ट्री का खर्चा है? किसको मतलब कौन सा नहीं है बोला? एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या होगा बताइए? बोला इसमें से कौन सा फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, बोला है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट, मतलब कौन सा फैक्ट्री का खर्चा नहीं है? तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट मारो। सही था क्या? वेरी गुड। नहीं है तो बोलोगे नहीं, हाँ है तो बोलोगे हाँ। फिक्स कॉस्ट आर मोर और लेस कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल, कैन बी कंट्रोल्ड। क्या क्या लग रहा है आपको बताइए? मोर और लेस कंट्रोलेबल। अगला, ये मटेरियल यूज फॉर एंसिलरी पर्पस इन प्रोडक्शन इज नोन एज। हर वो चीज जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आपको एंसिलरी का मतलब समझ नहीं आया होगा, इससे गलत हो गया। बोला जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको कौन सा खर्चा बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40,000 है, यूनिट 2,24,000 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40,000 यूनिट इज 2,24,000 और 32,000 यूनिट बेच दिया। मतलब 40,000 यूनिट बनाए हैं, उसका खर्चा है 2,24,000, 32,000 यूनिट बेच दिए। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो कैसे निकालिएगा? 2,24,000 डिवाइडेड बाई 40,000, एक पीस का रेट निकाल लीजिएगा। कितना आएगा बताइए? 2,24,000 डिवाइडेड बाई 40,000 पहले निकाल लोगे। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 40,000 पीस बनाने का खर्चा है 2,24,000। मतलब अगर हम लोग कितना पीस बनाएंगे बाबू बताइए? यस, हम लोग अगर बनाएंगे आपका 40,000 यूनिट तो मेरा खर्चा कितना होगा बताइए? 2,24,000 यूनिट होगा। तो 32,000 यूनिट बेच दिया है, तो बोला बताइए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? 40,000 बनाए थे, 32,000 बेच दिए, तो बचा कितना? 8,000 बचा। वो तो सबको पता है, लेकिन उसका अमाउंट निकालना। अमाउंट कैसे निकालिएगा? तो 2,24,000 डिवाइडेड बाई कर लीजिएगा 40,000, तो आपका आ जाएगा 5 रुपया 60 पैसा। और 5 रुपया 60 पैसा को 8,000 से इंटू कर दीजिएगा तो आएगा 44,800। ऑप्शन में है देखिए 44,800। 2,24,000 टोटल खर्चा है, उसको 40,000 से डिवाइड करिएगा तो एक पीस का खर्चा निकल जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना होगा? 8,000। तो 8,000 को इंटू करिएगा 5.6 से, तो आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 44,800। करेक्शन करिए। देखिए एमसीक्यू में जो आप पढ़ते हो वो अलग चीज होता है, जो क्वेश्चन में आता है वो अलग चीज होता है। एमसीक्यू में ऐसे ही होता है। देखो आप डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन एमसीक्यू में नहीं, उससे रिलेटेड पूछ रहा। आप कॉस्ट शीट बनाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा। नेक्स्ट में आओ, क्वेश्चन नंबर बोलिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,80,000, ओपनिंग स्टॉक है इतना, क्लोजिंग स्टॉक है इतना,
और इतना अमाउंट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, बैक कैलकुलेशन जो आपको सिखाए थे, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बताइए, 4,80,000। ओपनिंग स्टॉक है कितना आपका, 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख। आपको हम क्या पढ़ाए थे, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। आप उल्टा जाओगे, इसीलिए जोड़ देखो, उल्टा कर देना। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करिए 4,80,000 में, और ओपनिंग स्टॉक को प्लस करिए, कितना आएगा बोलिए, 5,10,000। मारिए ना, मारिए मतलब समझ रहे हो, एग्जाम में मार मत देना भाई किसी को। मारिए मतलब टिक मारिए, दाग मारिए, जो भी बोल रहा क्वेश्चन वो मारिए, ठीक है। आ जाओ। अबाउट टैक्सेस आफ्टर ऑल द ड्यू वी पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। बोला है कि कोई सोसाइटी में जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, मतलब टैक्सेस आफ्टर ऑल आर द ड्यू। टैक्स वो पैसा है जो हम लोग पे करते हैं क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहने के लिए पे करते हैं। जैसे रोड बना, रोड में आपका भी पैसा लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं रोड में सिर्फ आप चलते हो, दुनिया के लोग चढ़ते। तो समाज में रहने के लिए जो पैसा हम लोग देते हैं वो टैक्स है। ये बात कौन बोला था, मतलब ये नया क्वेश्चन था, ये आदमी बोला था, उसका नाम था रूजवेल्ट। क्या नाम था बाबू, रूजवेल्ट। समझे ना। अब ऐसे ये क्वेश्चन गलत होने वाला क्वेश्चन, ये गलत हो सकता है क्योंकि आपको कैसा था, कौन लाइन कौन सा बोला था, लेकिन जो इजी है वो तो गलत मत करो यार। फर्स्ट इनकम टैक्स इंडिया में कब चालू हुआ था बोलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। मेरे को क्या बोला, 1865, 1881, 1860। आजादी से भी पहले, आजादी के बाद तो 1961, आजादी से पहले इंडिया में इनकम टैक्स कब चालू हुआ था, 1860। यहां से टैक्स का क्वेश्चन आ गया, सही है। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, बोला है जो लोग नॉन रेसिडेंट होते हैं ना, क्या होते बोलो, नॉन रेसिडेंट। अच्छा देखो, आप लोग में जो लोग यूट्यूब से क्लास देख रहे हो ना, आप लोग टेलीग्राम में ऐड हो जाओ, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग बिजनेस नॉन रेसिडेंट ऑफ असेसमेंट ईयर इज। बोला अगर शिपिंग बिजनेस है, अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है तो उसका क्या होगा। तो हम आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई एसएससी है, नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस है, तो उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा। बोलो हाँ कि नहीं, तो आंसर होगा प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। किए थे क्या, फिर गलत क्यों हो गया भाई। इंडिया के इनकम टैक्स के हिसाब से हेड ऑफ इनकम का सेक्शन कौन सा बताइए। हेड ऑफ इनकम 5 होता है, सबको पता है। सेक्शन कौन सा बताइए, बुक में लिखवाए थे, देखिए कॉपी में आकर। सेक्शन है 14। हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन कितना है, 14। हेड्स ऑफ इनकम 5 है, ये सबको पता है, लेकिन कहां लिखा हुआ है, 14 में, देखोगे नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आओ, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपको एलआईसी करवाते हो और आपको पैसा मिलता है, क्या होगा, टैक्स लगेगा, नहीं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, छूट है यार, क्या है। नेक्स्ट आओ, एनी सम एक्स एन इंडियन सिटीजन। एक्स एक इंडियन आदमी है, लेफ्ट इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडियन आदमी है, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लगा, देश छोड़ के चला गया। पिछला साल में आया, हम लोग का देश में 175 दिन रहा। क्या बोलोगे इसको, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। नौकरी करने के लिए हम लोग का देश को छोड़ के चला गया। 182 दिन इंडिया में था, नहीं था। रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। बस आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है क्वेश्चन, टेस्ट देना जरूरी है। अब भाई नेक्स्ट आओ, टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन। बाबू टैक्स लायबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। मारिए, टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। मिस्टर ली, मिस्टर आदमी का नाम है बाबू, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, स्टेटस ऑफ डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं। डीम्ड रेसिडेंसी मतलब जो रेसिडेंट के जैसा है। नेक्स्ट, मिस्टर रोबोट, मिस्टर ली। मिस्टर ली फॉरेनर है, आया है इंडिया में पहली बार, 16 जुलाई को आया है। तो बोला बताइए क्या होगा उसका स्टेटस। अब आपको काउंट करके देखना पड़ेगा, 16 जुलाई से लेकर के इसका 31 मार्च तक काउंट करिए। अंदाज से देखो ना, अंदाज से पता चल जाएगा। तो देखो, अंदाज से नहीं पता चलेगा, जुलाई को पकड़ लीजिए, जुलाई को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही तो 6 महीना हो जा रहा है। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना। तो 6 महीना मतलब क्या, 180 दिन से ज्यादा हो ही जा रहा है। कोई कैलकुलेशन का दरकार नहीं, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। 182 दिन से अगर वो ज्यादा है तो क्या बोलोगे, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। वो देश का हो के भी देश का नहीं है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आप काउंट कर लेना, 182 दिन से कम आएगा। मिस्टर रोबोट,
एकदम बिल्कुल आप जब एग्जाम दोगे ना आपके लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होगा। देखो कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी तरह से आया हुआ है, पैटर्न विल बी सेम, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, इसी तरह से कुछ रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन है, हर चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो बैक टू बैक रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। अब आओ ना, मिस्टर रोबोट अ सिटीजन ऑफ यूके, रोबोट सिटीजन है कहाँ का, यूके का, पहली बार आया है। ओ माय गॉड, कैसे आया बताइए, पहली बार। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट, उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे अगर वो इंडिया में कितना दिन से कम होगा, 182 डेज। फिर वही क्वेश्चन को घुमा के तब 4-5 तो क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसमें से कौन, 181 होगा ना आंसर, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर। अच्छा बोला है अगर वो इंडिया में रहता है कितना दिन बताइए, 181, 182 रहने से तो रेसिडेंट हो जाएगा। बोला अगर वो रहता है, आंसर होगा 181, राइट, आंसर होगा 181, ठीक बोल रहे हो। नहीं 182 होता है, बोलता नॉट लेस देन, कुछ ऐसे लिखा रहता तो हम वो पूरा लाइन पढ़े नहीं, क्योंकि वर्ड से ना मीनिंग चेंज हो जा रहा। 181 डेज, ये आप लोग में बहुत बच्चे गलती इसलिए भी किए कर दिए होंगे शायद, आप 182 मार दिए होंगे। इसमें से कौन सा सर्विस कॉस्ट सेंटर है, कौन सर्विस देता है बताइए, असेंबली डिपार्टमेंट, क्या क्वेश्चन देखिए, बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो सर्विस दे, असेंबली डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट, मशीन शॉप डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। हर सब्जेक्ट का ही टेस्ट दे दिए हो आप लोग, सिर्फ एक तो CLPA का टेस्ट नहीं लिए हैं और इकोनॉमिक्स का टेस्ट नहीं लिए। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज, खर्चा निकालने का टेक्निक को क्या बोलते हैं। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग बोली, कुछ बच्चे क्या करते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में मार दोगे, जो कि क्या हो जाएगा गलत। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 ना जी, 22 हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा अगर क्या बढ़ेगा बाबू, प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मारो सही है क्या, सही था ये वाला। अच्छा एलिमेंट के हिसाब से इसमें कौन सा खर्चा नहीं होगा, अभी तो ऊपर में पढ़े थे, वर्क्स ओवरहेड एलिमेंट के हिसाब से खर्चा नहीं। डायरेक्ट मटेरियल इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल इज फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, आंसर क्या होगा वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल जो है ना उसको वेरिएबल कॉस्ट की तरह माना गया है। अब आइए आप करेक्ट आंसर देखिए, स्टेप प्रोसेस समझिए, पहले टेस्ट देते हो आप, फिर आपको पेपर चेक करके देते, उसके बाद फिर आपको पेपर सॉल्व करा देते, तो आपका पढ़ाई जो है कंप्लीट तरह से, इसके आप जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करिएगा उतना आपका एडवांटेज होगा कि हम पेपर कर पा रहे। अगला है बाबू, देखो क्या है, ईयर है 16,000, टोटल कॉस्ट है 2,58,18, बोला वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया, बोला फिक्स कॉस्ट कितना होगा बताओ, ये थोड़ा अलग टाइप का है। बोला फिक्स कॉस्ट कितना होगा बोलो ना, कौन सा कॉस्ट बोलो, फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है, कौन सा कॉस्ट निकालना है बाबू, फिक्स कॉस्ट। तो देखिए कोई भी एक लेवल पे निकालिए ना, वेरिएबल कॉस्ट बोला 6 रुपया है, तो 16,000 इंटू 6 करिए कितना आ रहा है, करिए 16,000 इंटू 6 करिए ना कितना आ रहा है, 96 हो रहा है। तो 2,46,000 में से 96 माइनस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा कौन सा कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। 2,46,000 में 90,000 माइनस करिए, 96,000 माइनस करिए कितना, 1,50,000, तो आंसर क्या हो जाएगा 1,50,000। आप किसी भी लेवल पे करके देखिए ना आंसर सेम आएगा। सर इस पे करके दिखाइए, देखिए 18,000 इंटू 6 कितना होगा बताइए, वेरिएबल कॉस्ट तो 6 रुपये है ना, तो यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट चेंज, 18,000 इंटू 6 कितना होगा बोलो, 1,08,000, और 2,58,000 में टोटल कॉस्ट है, 2,58,000 में से 1,08,000 माइनस करो, आंसर कितना होगा 1,50,000। देखिए 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट निकालना था, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा वो फिक्स कॉस्ट। मारिए चले, कितना नंबर हो गया 26 ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, कितना खर्चा हुआ वो निकालना, खर्चा को ग्रुपिंग करना अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यही वाला होगा। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना भी एक टाइप का खर्चा है सबको एक जगह लिखना, घर में जाके रिवीजन करोगे, ये सब तो ओपन वीडियो हम तो ग्रुप में ही भेज देते हैं, आप घर में आकर के भी रिवीजन कर सकते हो। तो आपको तो थोड़ा टाइम देना होगा ना, घर में आप लोग घर में टाइम नहीं देने मांगते हो, डायरेक्ट टेस्ट दोगे कैसे होगा बोलो। प्राइम कॉस्ट का मतलब फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। देखिए इसमें डायरेक्टली कितना भी हार्ड पेपर रहेगा ना, 20 टू क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको डायरेक्टली आता रहेगा, अब उसके बाद 20 टू क्वेश्चन ट्रिकी था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,000, यूनिट है 6,40,000, ओपनिंग स्टॉक है 8,000, ये 8,000 यूनिट है, उसका वैल्यू 1,44,000, सेल्स है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक निकालिए ना, क्या निकालिए
क्लोजिंग स्टॉक कौन सा मेथड से निकालना, फीफो, फिर से वही चीज़ है, इजी चीज़ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,000 यूनिट बनाया 6,40,000 करके, तो 6,40,000 डिवाइडेड 32 करिए कितना आएगा, 6,40,000 डिवाइडेड 32 करिए ना, कितना आएगा, करिए कितना आ रहा। अभी तो सेम क्वेश्चन की था, करिए 6,40,000 डिवाइडेड 32 कितना आ रहा। रुको हम कर लेते हैं, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 32, 20 रुपया हो गया एक पीस का दाम। और बोला है क्वेश्चन में कि सेल किया है 30,000, कितना सेल किया बताइए 30, तो 32,000 था, 8,000 पहले से था, 32,000 बनाया, कितना बनाया 40 में से 30 बेच दिया, बचा कितना 10, और 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, तो आंसर कितना होगा बताइए 2 लाख। आंसर होगा 2 लाख। क्वेश्चन में बोला 2 लाख कैसे है, प्लीज देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं। टोटल बनाया है 6,40,000 रुपया, लगा है 32,000 बनाने में, तो एक पीस बनाने में कितना लगा 20 रुपया। अब हम देखेंगे मेरा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है। यूनिट कैसे निकालना सिखाया था आपको, सेल्स प्लस प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो सेल्स कितना है 32, सेल्स कितना है बाबू 30 है ना, बेचा है कितना 30 पीस बेचा है। देखो 32,000 पीस बनाया है और 8,000 पीस पहले से था, 32 8 कितना हो गया 40 था, अब बेचा कितना है 30, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में बचाओ कितना है 10, कितना बचाओ बताइए, बोलो ना 10,000 बचा हुआ, तो 10,000 इंटू 20 की आंसर कितना आ गया 2 लाख। मारिए 2 लाख आएगा, मारो नेक्स्ट पे आओ। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट चले, ये नया क्वेश्चन था, तीनों का मतलब आपको एक वर्ड में बताते हैं। टैक्स इवेशन का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन ने बोला टैक्स इवेशन का मतलब क्या है बताओ। तो भाई टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स का चोरी करना, गलत गलत फिगर्स दिखाना, उसको बोलते हैं टैक्स इवेशन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ए का होगा 2। इस टैक्स इवेशन मतलब टैक्स चोरी करना। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है इनकम टैक्स का एडवांटेज लेना, और टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है एग्जेम्पशंस बेनिफिट जो गवर्नमेंट आपको देता है, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, मतलब ऑप्शन बी। मार दिए। उसके बाद देखिए आपका कर्तव्य क्या है। अब जैसे आज ये पेपर सॉल्व हुआ, घर में आके कंप्लीट बढ़िया से याद कर लिया समझ के। जितना पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बोलो, इनकम टैक्स। मार दिए। अच्छा प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो बाबू असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये सब गलत होगा बोलो, ये सब गलत हो रहा क्या बोलिए। इतना इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तब तो फिर 12 मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। 32 का बाबू ये इनकम टैक्स बोला है, सारा इनडायरेक्ट टैक्स है छोड़ के, किसको छोड़ के, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सारा इनकम को जोड़ करके। ग्रॉस टोटल इनकम अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, आफ्टर डिडक्शन सेक्शन 80C। अब बिफोर डिडक्शन नहीं होता है, आंसर होगा बिफोर। डिडक्शन माइनस कर देने से क्या बन जाता है, टोटल इनकम। चले, आपने देखा होगा पहला पेपर में चेकिंग में भी बहुत गलती हो गया था, लेकिन उसके बाद से कोई पेपर में ऐसा गलती नहीं। तो चेकिंग वाला के लिए भी पहला एक्सपीरियंस था वो। देखिए आ जाओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। 4 लाख रुपया लाए हो, पढ़ाई थे ना, दूसरा देश का पाप इंडिया में लेके आया। देखिए पढ़ाई थे ना, 4 लाख रुपया ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। तो ये एग्जेम्प्ट है, तीनों केसेस में एग्जेम्प्ट है। पढ़ाई था आपको, तो दूसरा देश का पाप लेके आओगे हम लोग का देश में, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते सब चीज। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। टैक्स इज, टैक्स लगता किस पे, ग्रॉस टोटल इनकम पे ना टोटल इनकम, टोटल इनकम पे। मिस्टर जी कैसा नाम है, छी लिख देता, जी का जगह पे छी लिख देता वो। अच्छा चाइना का है ना, इसलिए नाम भी ऐसा है। देखिए मिस्टर जी अ सिटीजन ऑफ चाइना, कभी कभी आता है इंडिया घूमने के लिए, समझे ना, और कमाया है वो इंडिया में। क्या कमाया, इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 13 लाख 8.5, इनकम अर्न फ्रॉम इंडिया 18 लाख। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है बताइए। तो वो देखो घूमने आता है, 5 फरवरी को आया, कितना तारीख को आया वो 5। अब आप सोचो इतना कुछ देख के ना बहुत बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ते हैं, बाबा ये तो हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा इजी चीज है, देखो क्या पूछा है, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। इतना कुछ खाली ड्रामा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
तो भाई 5 फरवरी को आए हो, 1-1.5 महीना रहे हो इंडिया में, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? एक तो चाइनीज हो, कैसा प्रोडक्ट हो बोलो? चाइनीज लोगों को पसंद भी नहीं करते। देखिए अगला पॉइंट भाई, रेसिडेंट इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक आदमी को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा अगर वो एटलीस्ट कितना दिन रहता है बताइए? 182 डेज। हो गया, मारिए लास्ट, मार दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। एक आदमी नॉन रेसिडेंट नहीं होगा, मतलब नॉन रेसिडेंट कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? अगर वो 1 बेसिक कंडीशन और 1 एडिशनल कंडीशन, दोनों बेसिक कंडीशन, 1 बेसिक कंडीशन 2 एडिशनल कंडीशन, मतलब एक आदमी को नॉन रेसिडेंट कब बोलेंगे? नन ऑफ बेसिक कंडीशन, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। मारो। पेपर अच्छा था, ऑल इन ऑल देखिए, हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में गाइस, जो लोग यूट्यूब से क्लास देख रहे हो जाकर देख लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, देख लीजिए।